आजकल सब लोग इलेक्ट्रिसिटी सेव करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में हमारा क्रिप्टो वर्ल्ड कैसे पीछे रह सकता है? सभी को पता है कि माइनिंग में थोड़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, जो कि इकोसिस्टम के लिए बहुत आइडियल सिचुएशन तो नहीं है। पर क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बिना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किए पूरी ट्रांजैक्शन प्रोसेस कंटिन्यू करें? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो चुका है। जानना चाहते हो कैसे? तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस एपिसोड ऑफ मंथन। हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू द वेरी न्यू एपिसोड ऑफ मंथन। मैं हूँ आपकी अपनी आकांक्षा। बात चल रही थी इलेक्ट्रिसिटी सेव करने की, तो ऐसे में प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक का मेंशन तो बनता है। इन तीनों चीज़ों का रिलेशन क्या है आपस में, ये समझने के लिए पूरा पॉडकास्ट आपको सुनना पड़ेगा। गाइस, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक ये दोनों ही ब्लॉकचेन से जुड़े कॉन्सेप्ट हैं। ये दोनों कॉन्सेंसस एल्गोरिदम है, मतलब एक किसी के अग्रीमेंट पे आने की अलग अलग तरीके हैं। प्रूफ ऑफ वर्क काफ़ी ज़्यादा फेमस है बिटकॉइन की वजह से, बट दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आज हम इस पॉडकास्ट में इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और समझेंगे अच्छे से। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क की। जैसा कि मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बताया था कि ब्लॉकचेन में अलग अलग नोड्स होते हैं, जिसे हम लोग माइनर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि एक नेटवर्क में 1000 माइनर्स हैं। माइनर्स के पास हाई कंप्यूटेशनल पावर वाले सिस्टम्स होते हैं, जिनकी मदद से ब्लॉक्स को वेरीफाई करने में, ब्लॉकचेन में नेटवर्क ऐड करने में हेल्प करते हैं। नया ब्लॉक ऐड करने के लिए माइनर्स को एक डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने दिया जाता है। अब इन 1000 माइनर्स में से कोई एक माइनर उस पजल को सॉल्व करके सबसे पहले दिखा देता है, तो उससे कुछ कॉइन्स या ट्रांजैक्शन फी दी जाती है। पजल सॉल्व होने के बाद नेटवर्क में से 50% से ज़्यादा लोग उस नेटवर्क को वैलिडेट करते हैं, तो फिर ऐसा ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड किया जाता है। इसी मैकेनिज्म को प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। और अगर आप बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के बारे में समझना चाहते हो तो ट्यून इन फॉर द प्रीवियस एपिसोड्स ऑफ मंथन। और अगर आपने सुना है तो बिना पॉज किए लेट्स अंडरस्टैंड द ड्रॉबैक्स ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क। गाइस, प्रूफ ऑफ वर्क में दो मेजर ड्रॉबैक्स या कंसर्न्स हैं। यहाँ पे पहला कंसर्न ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर, इलेक्ट्रिसिटी और स्पेशल टाइप के हार्डवेयर लगते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि सबसे पहली पजल जिसने सॉल्व की, बस उसी को रिवॉर्ड मिला। बाकी के बचे 999 माइनर्स की मेहनत चली गई पानी में। उन्होंने जो भी रिसोर्सेज लगाए थे, जैसे कि हार्डवेयर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, वो सब वेस्ट ही हुआ ना। तो अगर कुल मिला के समझे तो इसमें वेस्ट ऑफ एनर्जी तो थोड़ी सी ज़्यादा है। अब यहीं पे दूसरा कंसर्न आता है माइनिंग पूल्स। हमने पहले भी देखा है कि माइनिंग में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे माइनर्स क्या करते हैं कि वो लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें ग्रुप की कंबाइंड इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पजल जीतने में या जल्दी सॉल्व करने में मदद मिलती है। तो इसी ग्रुप को माइनिंग पूल भी कहा जाता है। ऐसे में माइनिंग पूल का सबसे बड़ा डेंजर है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। कैसे? वो मैं अभी समझाती हूँ। तो मान लीजिए कि 50% से ज़्यादा लोग एक साथ आ गए और उन्होंने अपना एक पूल बना लिया। तो ऐसा पूल उस पर्टिकुलर नेटवर्क में सबसे बड़ा पूल बन जाएगा। कोई भी नया ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड करने के लिए 50% से ज़्यादा माइनर्स को उसे वैलिडेट करना होता है। तो यहाँ पे एक तरह से बड़े पूल की मोनोपोली हो जाएगी, मतलब एक तरह से सेंट्रलाइजेशन ही हो जाएगा। तो बेसिकली इन्हीं दो कंसर्न्स को अवॉइड करने के लिए नया कॉन्सेंसस मैकेनिज्म लाने की ज़रूरत थी। उसी नए मैकेनिज्म का नाम है प्रूफ ऑफ स्टेक। जिस तरह से प्रूफ ऑफ वर्क में सारे माइनर्स काम में लग जाते हैं, मतलब पजल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वैसे यहाँ नहीं होता। प्रूफ ऑफ स्टेक में रैंडमली किसी एक नोड को एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है। उस टाइम बाकी बचे माइनर्स को कुछ भी नहीं करना होता। इसका मतलब कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही माइनर की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, बाकी लोगों की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होती। तो प्रूफ ऑफ वर्क के कंपैरिजन में यहाँ पे ये बहुत बड़ा फ़ायदा है गाइस। यहाँ पे ऐसे नोड्स को माइनर के बदले वैलिडेटर्स कहा जाता है, क्योंकि वो एक तरह से वैलिडेटर्स का ही काम करते हैं। और यहाँ पे वैलिडेटर्स के लिए एक क्राइटेरिया भी रखा गया है, जिसमें उन्हें एक स्टेक साइड में रखना होता है, जिसकी वैल्यू उन्हें मिलने वाले रिवॉर्ड से हमेशा ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वैलिडेटर को माइनिंग रिवॉर्ड्स के तौर पे 10 कॉइन्स मिलने वाले हैं, तो उसे पहले 100 कॉइन्स को स्टेक में रखना पड़ेगा। इसलिए इस मैकेनिज्म को प्रूफ ऑफ स्टेक कहा जाता है। इसमें एक और रूल होता है कि अगर कोई वैलिडेटर किसी गलत ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर देता है, तो उसके स्टेट में से बहुत बड़ा पोर्शन कट किया जाएगा और उसे रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। तो उसी के चलते ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी माना गया है।
प्रूफ ऑफ स्टेक का एक और बेनिफिट है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं होती। मतलब आप अपने सिंपल लैपटॉप से भी काम शुरू कर सकते हो। तो गाइज़, ये थी मीनिंग प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक की। अगर इसे समराइज़ करूँ या दोनों की डिफरेंसेस की बात करूँ, तो प्रूफ ऑफ वर्क में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है, वहीं पे प्रूफ ऑफ स्टेक में इलेक्ट्रिसिटी कम लगती है। प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर्स होते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक में वैलिडेटर्स होते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क में डिसेंट्रलाइजेशन को हल्का खतरा होता है, पर प्रूफ ऑफ स्टेक में ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो थ्रेट टू डिसेंट्रलाइजेशन। प्रूफ ऑफ वर्क में ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिसके पास हाई पावर सेटअप होगा, सिर्फ वो लोग ही प्रूफ ऑफ वर्क में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पर प्रूफ ऑफ स्टेक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिर्फ अपने लैपटॉप के थ्रू। दोस्तों, ये थे मेजर डिफरेंसेस प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के विद मीनिंग। आई होप नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। और इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टर्म के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड डे, टेक केयर एंड कीप लिसनिंग टू मंथन।